आज मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट होम साइंस के पेपर फर्स्ट की एक टॉपिक जल स्रोत के बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जल जीवन है और जल हमारे कई कार्यों में जब काम में आता है। घरेलू कार्यों में, नागरिक कार्यों में, कृषि में, औद्योगिक कार्यों में, प्रति व्यक्ति के घरेलू उपयोग में, सभी में ये काम में आता है। अगर एक हम रफली अंदाज़ा लगाएं तो 10,000 की आबादी में 16 से 20 गैलन तक जल की आवश्यकता होती है। 10,000 से 50,000 की आबादी में 20 से 25 गैलन की आवश्यकता होती है और 50,000 से ज़्यादा आबादी में लगभग 25 से 45 गैलन की आवश्यकता होती है। जो जल है वो जो जल के स्रोत हैं, अगर हम उनके बारे में देखें तो हम उनको 3 भागों में बांट सकते हैं: वर्षा का जल, भूपृष्ठ जल और भूमिगत जल। और भूपृष्ठ जो जल है वो भी 2 तरीके का होता है: उच्चतर भूपृष्ठ जल और निम्नस्थ भूपृष्ठ जल। अपलैंड सरफेस वाटर, लोलैंड सरफेस वाटर। तो वर्षा का जल, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, वर्षा जब आती है तो हम लोग पानी को कलेक्ट करते हैं। कई जगह ऐसी हैं, जैसे राजस्थान में तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जहाँ पानी की कमी है, जहाँ पानी मतलब आपके जब लोलैंड वाटर कम है तो उस केस में हम लोग पानी को इकट्ठा करते हैं। जो जल का पानी वर्षा से इकट्ठा होता है वो छतों को साफ़ करके नालियों के द्वारा एक टैंक में ले लेते हैं और वो टैंक में वो कलेक्ट करते हैं साफ़ सुथरे पानी को, और छतों को भी अच्छे से धो लेते हैं। जब बारिश होती है तो वो पानी इसमें पड़ता है, छतों पे गिरता है, वो भी कलेक्ट हो जाता है। तो हर कोई इसी पानी को, क्योंकि ये मीठा जल होता है, शुद्ध जल होता है, इसलिए ये कलेक्ट कर लिया जाता है और उपयोग में लाते हैं। पूरे साल भर इसी पानी को उपयोग में लाते हैं। इसके लिए ये लोग एक पक्की टैंकी बनाते हैं जिसे टांका बोलते हैं, और एक 2x2 का एक ढक्कन टाइप रखते हैं जिसमें से कि वो निकालते हैं। कुछ लोग उसमें हैंडपम्प वाली सिस्टम लगा देते हैं तो वो पानी सीधे ही उसको हैंडपम्प दबाने से आ जाता है, और उसको बिल्कुल साफ़ सफा रखते हैं और पूरा ये पक्का होता है। तो जितना बारिश होती है उस हिसाब से जल जमा हो जाता है। तो दूसरी तरफ अब आता है सेकंड, भूपृष्ठ जल जो है वो 2 तरीके से है। एक है उच्चतर भूपृष्ठ जल, अपलैंड सरफेस वाटर। ये जल जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों की बांधों आदि में जमा होता है और अधिकांशतः इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम क्षार भी होता है, और ये कोमल प्रकृति का होता है, स्वच्छ और निर्मल होता है। तो इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहती, ये सभी दृष्टि से उपयुक्त होता है। और इसमें निस्पंदन और क्लोरीनेशन करना अगर करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो हम उसके भी बिना पी सकते हैं क्योंकि वो शुद्ध जल होता है। भूपृष्ठ जल मतलब ज़मीन के ऊपर वाला जल। तो इसी में अगर ये पहाड़ियों से जब कलेक्ट होता है तो झरने वगैरह का जो जल है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें किसी भी तरीके की कोई गंदगी नहीं मिली हुई होती है। मगर जो निम्न स्तर का भूपृष्ठ जल होता है वो मैदानों में कलेक्ट वगैरह होता है। ये जो है ना ज़्यादातर झीलों में, तालाबों में इकट्ठा करते हैं, वो जल है। और इसमें क्योंकि हमारे उपयोग में आता है और इसी में लोग नहाना धोना, पशु पानी पीने के लिए जाते आते हैं और सभी कार्यों के लिए उपयोग में लेते हैं, तो उस केस में गंदगी उसमें चली जाती है। तो उसको हमें क्लोरीनीकरण करना उसके लिए अति आवश्यक हो जाता है, और इसके लिए अकार्बनिक द्रव्य भी इसमें मिल जाते हैं, और मलमूत्र वगैरह के लिए भी ये यूज़ करते हैं, तो उसमें गंदगी और भी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। तो ये जो निम्न भूपृष्ठ जल है इसको क्लोरीनेशन ज़रूरी है। ग्रामीण जो तालाबों में ना सुरक्षित बनाने के लिए ये आवश्यक है कि चारों ओर पक्की दीवार बनाएं और वो 4-5 फुट ऊंची हो, और उसमें मवेशी अंदर ना जा सकें, और किनारे पे गिरने वाला दूषित जल भी अंदर प्रवेश ना करें।
और किनारे जो है वो बाहर की तरफ ढालू बनाएं, और कोई भी तालाब से उतरने वाली सीढ़ियाँ ना हो, नहाना धोना वर्जित हो, और चरखी और डोल और डोरी की व्यवस्था हो तो उससे निकाला जा सके पानी। और 100 फुट के घेरे में कूड़ा करकट ढेर लगाने और कोई भी आवास, शौचालय, मूत्रालय नहीं होना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी तरीके की कोई गंदगी ना जा सके। मरघट भी नहीं होना चाहिए उसमें। तालाब में मछलियाँ पाली जाएं, जिससे कि जो भी जीव जंतु लार्वा वगैरह हों वो मछलियाँ खा जाएं। और जल का क्लोरीकरण करना और खरपतवार हटाना वो ज़रूरी है। अगर हम नहीं हटाएंगे तो हमारे लिए घातक होगा। आपने देखा होगा कि जिस भी तालाब और उसमें काई वगैरह जमती है वो शुद्ध होता है, बमुकाबले उसमें जिसमें कुछ भी काई वाई नहीं जमती। इसी तरीके से तालाब, झीलों के अतिरिक्त नदियाँ भी उद्गम स्थल पे शुद्ध और निर्मल होती हैं, पर जैसे जैसे वो आगे जाती रहती हैं, बस्ती, शहरों, नगरों के पास से गुजरती हैं, तो बस्तियों की गंदगी, शहरों की गंदी नालियाँ, कल कारखानों के दूषित उत्सर्जन, मृतकों के जले शव, हड्डियाँ आदि नदियों में बहा दी जाती हैं, और मलमूत्र भी अधिकांशतः विसर्जित कर दिया जाता है। जल चाहे वो बहता हो या संदूषित हो, जल का सार्वजनिक उपयोग करने हेतु सम्यक निस्पंदन और क्लोरीनीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। फिर आता है आपका भूमिगत जल। भूमिगत जल भूमि के अंदर है। अब इसमें जैसा कि आपको मालूम है, हमारी भूमि के अंदर जब हम वर्षा का जल होता है वो भूमि में अवशोषित कर लेती है, तो पहली परत में ही अगर जाके वो रुक जाता है तो वो प्रथम अप्रवेश तह में ही जो इकट्ठा होता है वो थोड़ा संदूषित होता है, क्योंकि वो ऊपरी गंदगी उसके साथ साथ चली जाती है। जबकि दूसरे और तीसरे स्थल पर अगर सब सॉइल पे पहुंचता है डीप अंडरग्राउंड वाटर, जिसे गंभीर या गहरा भूमिगत जल कहते हैं, वो स्वच्छ होता है। तो दो तरीके के हुए। प्रथम अप्रवेश तह के ऊपर जो होता है वो है उथला जल, और नीचे जो चला गया वो गहरा भूमिगत जल। तो ऐसे जल को हम अधोमृत जल कहते हैं, सब सॉइल वाटर, और भूमिगत डीप अंडरग्राउंड वाटर। तो अधोमृत जल जो है वो निथार नहीं लेता है, इसलिए अधिक स्वच्छ नहीं हो पाता है, और प्रथम अप्रवेश तह के ऊपर ही जमा रहता है और आसपास की गंदगी इसमें प्रवेश कर जाती है। जल सुरक्षित और स्वास्थ्यकर नहीं माना गया, जबकि गंभीर जल जो कि गहरा होता है वो स्वच्छ, सुरक्षित, दूषण रहित, संदूषण विहीन, स्वादिष्ट, स्वास्थ्यकर होता है। इसमें खनिज द्रव्यों का घुलन किसी हद तक हो जाता है, विशेषकर कैल्शियम और मैग्नीशियम का, और उसका अनुपात में ज़्यादा होने से कठोर भी हो जाता है। यदि अत्यधिक कठोरता आ जाती है तो इसे हटाए जाने के लिए सर्वोत्तम, सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद होता है। तो अगर इसको हटाए जाएं तो फिर हम इसको सुरक्षित रूप से यूज़ कर सकते हैं। स्वच्छ जल जिसमें निलंबित पदार्थ ना हो। दूषित जल वह जल जिसमें निलंबित पदार्थ हो, जिसका स्वाभाविक रंग रूप बदला हुआ, गदला हुआ, बदबू आती हो, स्वाद भी रुचिकर ना हो और भौतिक प्रकृति बदल गई हो, उसे बोलते हैं दूषित जल। और संदूषित जल कंटामिनेटेड वाटर, और ये पॉल्यूटेड वाटर, ये वह जल जिसमें मानव और पशु मलमूत्र के संपर्क या मिश्रण में रोग कीटाणु का संक्रमण हो गया हो या विषैले रासायनिक पदार्थ का मिश्रण हो गया हो, तो बहुधा औद्योगिक उत्सर्जन के मिश्रण से हो जाता है और जल रोग उत्पन्न करता है। और ये संदूषित जल दूषित ही हो, स्वच्छ जल भी संदूषित हो सकता है, और कई बार संदूषित जल भी संदूषित नहीं होता। तो ये ज़रूरी नहीं है कि संदूषित होना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि वो कंटामिनेटेड हो, वो पॉल्यूटेड हो सकता है, गंदगी मिली हुई हो सकती है। सेफ और होलसम वाटर या सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर जल वह जल जो स्वच्छ हो, दूषण संदूषण रहित हो, गंध रहित हो, स्वादिष्ट हो, पौष्टिक हो और स्वास्थ्य के लिए किसी भी रूप में हानिकारक न हो, उसे हम कहते हैं सुरक्षित और स्वास्थ्यकर जल।
अब भूमिगत जल की प्राप्ति किस तरह होती है? उथला कुआं और गहरा कुआं। उथला कुआं यानी कि जो पहली अप्रवेश तल पे है उसे उसमें अधोमृत जल, सब सॉइल वाटर कहते हैं उसे, प्रथम अप्रवेश तह को पार नहीं कर पाता है वो, और वो पानी इकट्ठा हो जाता है प्रथम अप्रवेश तल में। क्योंकि इसके ये ऊपर ही होता है ये पानी, तो इसलिए ये गहराई तक नहीं जा पाता है, और इसमें जो ऊपर की जो गंदगी है उससे वो प्रभावित हो जाता है, तो इसके ये प्रदूषण का इसमें चांस रहता है। और इसकी जब कुएं का जल खींचा जाता है अधोमृत उस तह से, प्रथम अप्रवेश तह से, तो एक कोन के आकार का ये बना लेता है, और ये चौगने क्षेत्र से जल को अंदर सोखता है, उल्टे शंकु के आकार का हो जाता है, और शंकु का शिखर जो है वो कुएं के पेंदे की तरफ होता है। और ये निस्पंदन शंकु जो कहते हैं, ये 25 फीट की गहराई से निस्पंदन शंकु का क्षेत्र 100 फीट के घेरे में हो जाता है, और ये पानी को खींच लेता है। और ये भूतली दूषण और भूमि के कार्बनिक द्रव्यों के विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला दूषण कुएं के जल को आसानी से प्रवेश पा जाता है। तो इसलिए ऊपर का जो गंदगी है वो भी इसमें प्रवेश कर जाती है, और इस जल का प्रयोग करना सुरक्षित नहीं होता है, क्लोरीनीकरण करना ज़रूरी है। और कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि ढालू उसके ऊपर एक पक्का चबूतरा बने, ढाल बाहर की तरफ हो और 3 फीट ऊंची हो। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि झीलें जो होती हैं वो समुद्र तल से ऊपर भी हो सकती हैं और समुद्र तल से नीचे भी हो सकती हैं। तो फिनलैंड जो है वो उसको झीलों का देश भी कहते हैं, और तिब्बत की टीसो सिक्रू सबसे ऊंची झील है, और मृत सागर संसार की सबसे नीची झील है, और वो समुद्र तल से 13,000 फीट नीचे है। और नदियाँ कुछ होती हैं जो हरदम बहती रहती हैं, और कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो बारिश होने पे, बरसाती नदियाँ कहते हैं, जो बारिश होने पर ही बहती हैं। तो ये कुछ जानकारी आपके लिए उसमें डाल सकते हैं भूपृष्ठ जल में। भूपृष्ठ जल में कुछ उथली भावड़ियाँ भी होती हैं, और उसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई होती हैं, और सीढ़ियों के जरिए लोग पानी भरने, नहाने धोने के लिए जाते हैं, और उसके प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है और उस जल को संदूषित कर देते हैं। और इससे अगर आपने सुना हो तो नारू रोग होता है, जो कीड़े शरीर के अंदर घुस जाते हैं पानी के जल के द्वारा, वो उसमें हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। मजबूरी में ये पानी लोगों को पीना पड़ता है, और इसके लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें दीवार लगवा देनी चाहिए, सीढ़ियाँ जल में प्रवेश करने से रोका जाना चाहिए, और इस तरीके से चारों तरफ दीवारी करनी चाहिए, ढालू वो होनी चाहिए, और खींचने और डोरी का व्यवस्था रखनी चाहिए, ताकि हम डायरेक्ट हाथ और गंदगी नहीं डालें उसमें। स्वच्छ डोल और डोरी से पानी निकाला जाए, और इसके आसपास भी कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा स्रोत नहीं होना चाहिए जिसमें से गंदगी फैले, और इसको क्लोरीनिक करके ही पानी पीना चाहिए, अन्यथा ये संदूषित जल हो सकता है। नेक्स्ट आता है गंभीर कुएं या गहरे कुएं। ये गहरे कुएं वो कुएं होते हैं जो द्वितीय और तृतीय अप्रवेश स्तर तक जाते हैं, वहाँ जो जल संग्रहित होता है उसको खींचते हैं, यानी गहराई में खोदा जाता है, और उसमें संदूषण की संभावना बहुत कम रहती है। और इसमें कई जगह पर ऐसा होता है कि समतल कूप कहाँ बन जाएं, और उसमें स्वतः उछाल आ जाता है कई जगह पर। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पानी की मात्रा अधिक होती है ऊपर की तरह तल से, तो वो इस तरीके से बने होते हैं, जिसका मैंने चित्र भी दिया हुआ है आपको, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि वो कुएं का जो शेप है वो इस तरीके से है, जैसे ऊपर से तो बंधा हुआ है और बीच में गहरा है, तो उसमें शंकु के आकार, उधर जो नीचा वाला तल है उसमें पानी अधिक है। तो
भुजाओं से बंधे जल तल के नीचा हो तो स्थिति में बंधा हुआ जल स्वतः ही भुजा तल से ऊपर उठेगा और फव्वारे के रूप में बाहर आएगा। तो इसको बोलते हैं आर्टिजन कुआं। आर्टिजन कुआं जो होता है वो पानी उसमें आता है, ये फ्रांस में है और इससे अपने आप ही पानी बाहर फव्वारे के रूप में आता रहता है। और भारत में पांडिचेरी में है और इसमें जो झरना के सिद्धांत पर ही है, चश्मे या झरने के सिद्धांत पर ही है कि ये भूतल पर प्रभावित होते रहते हैं और अप्रवेश स्वतः ही भूतल पर फटती है, या भूतल से इसमें जल की किसी दरार में रास्ता मिलता है और भूतल पर प्रवेशित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है और इससे चश्मे उथले भी होते हैं तो थोड़े समय के लिए जल प्रवाहित कर पाते हैं, बाद में ये सूख जाते हैं। तो गंभीर चश्मे यदि ज्वालामुखी क्षेत्रों में होते हैं तो उसका जल गर्म होता है, जैसे बिहार में है, और ये रोग के उपचार के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। और नलकूप, जैसा कि आप जानते हैं हैंडपम्प्स के बारे में, हैंडपम्प्स जो हैं वो अलग अलग साइज़ों के बने हुए होते हैं, गहराई भी बहुत जगह पानी बहुत गहरे से निकलता है, वो स्वच्छ होता है और इसमें 1 इंच से 12 इंच तक के व्यास के हो सकते हैं। 1 इंच और 1.5 इंच व्यास में काम में लाए जाते हैं। ये सुरक्षित होता है जल, और प्रति 100 ml में 1 बेसिलस कोलाई नहीं होता, और इसका 1.5 से नलकूप प्रति घंटा 200 से 300 गैलन या 900 से 13,000 लीटर जल प्राप्त करा पाता है। और गहराई पर निर्भर करता है नलकूप में की गहराई कितनी है। आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी जल व्यवस्था के लिए कभी कभी उथले जल नलकूप भी बनाए जाते हैं और इसकी भी रख रखाव की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि पानी जो है वो आसपास ही ना गिरे और गंदगी उसको ख़राब ना करे, प्रदूषित ना कर पाए, संदूषित जल या पॉल्यूटेड जल ना बन पाए। तो इसके लिए वो पक्का करना चाहिए, चबूतरा और ढालू होना चाहिए, पानी का निकासी अच्छे से होनी चाहिए। तो ये सब आपने जल के स्रोत देखे, और इसकी रेफरेंस बुक के लिए आप सत्यदेव आर्य को रेफ़र कर सकते हो, स्वास्थ्य विज्ञान बाय सत्यदेव आर्य। धन्यवाद।